हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आज हम ये वाला कंप्लीट करेंगे, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लोगों को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो बिज़नेस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब अगर हमें एक ऑर्गेनाइजिंग करना है तो भाई उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमको समझना है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपके बिज़नेस का गोल क्या है। आपको प्रॉपरली उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर आपको मेन गोल बनाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है, ठीक है। तो ये पहला काम है जो आपको करना है ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। दूसरा है लिस्ट ऑफ फंक्शन। अब आपको पता चल गया है कि आपके बिज़नेस का गोल क्या है ना। तो अब आपको सारे काम का एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड ना आपको उस समय सारे के सारे काम लिख देने हैं, एक भी काम आपको छोड़ना नहीं है या फिर एक भी काम आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। एक बार आपने ये लिस्ट बना लिया कि भाई कौन कौन से काम करने हैं, तो अब ना आपको वो सारे काम एक साइड में कर देने हैं जो एक जैसे हैं, ठीक है, जो सिमिलर हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट या सेल्समैन का कमीशन, ये सब कहीं ना कहीं सेल्स से ही तो जुड़ा हुआ है ना। तो इसको हम सेल्स एरिया में रख देंगे। ऐसे करके हमें है ना क्लासीफाई कर देना है। एक जैसे जो काम है ना उसको एक जगह रख देना है, वर्क को डिवाइड कर देना है। वर्क को परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट्स एरिया, इस तरीके से हमें बांट देना है कि ये सारे काम परचेज एरिया में आते हैं तो इन्हें यहाँ पे लिख दीजिए, सेल्स एरिया में यहाँ पे लिख दीजिए, अकाउंट्स एरिया में आते हैं यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप डिवीज़न कर सकते हो यूनिट के नेचर के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या साउथ ईस्ट वेस्ट जोन के भी हिसाब से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बस आपको ना एक जैसे काम को एक जगह पे रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज़। एक बार ऐसे अपने काम को ना, अब आपने काम की लिस्ट भी बना ली है, अब आपने अपने काम को क्लासिफाई भी कर दिया है कि भाई ये सारे काम एक जैसे हैं, ये सारे काम एक जैसे हैं। अब उन्हें हैंडल कौन करेगा, अब वो कामों को करेगा कौन, इसके लिए आपको ना ऑफिसर्स अब चुनने पड़ेंगे। जैसे कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स ऑफिसर चुनना पड़ेगा। ऐसे करके आपको अब बहुत सारे ऑफिसर चुनने पड़ेंगे। फिफ्थ है डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो भाई आपने सारे हेड्स के लिए चुन लिया है अपने अपने ऑफिसर, तो अब आप उन ऑफिसर को पावर दीजिए, जिम्मेदारियां भी दीजिए, तभी तो वो काम कर पाएंगे ना। एंड आप उन्हें क्लियरली बता दीजिए कि आपकी ये पोस्ट है, आपकी ये पोस्ट है, उसके हिसाब से आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दीजिए, कहिए काम करना शुरू कर भाई। देन आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। एक बार आपने काम उन्हें बांट दिया, ठीक है, आपने बता दिया कि किसको क्या काम करना है, आपने पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ दे दी। अब आपको एक इंटर रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। देखिए, जैसे समझ लीजिए 4 डिपार्टमेंट है तो आपको एक इंटर रिलेशन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये परचेस का, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, बाद में ये सेल्स का डिपार्टमेंट है एंड ये प्रॉफिट का डिपार्टमेंट है। तो आपको ना इसे ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि पहले तो भाई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा ना, देन उसका सेल हो पाएगा, तभी वो बिक पाएगा, और वो बिकेगा तभी जाके प्रॉफिट होगा ना। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन गया ना। अगर ये काम नहीं करेगा तो भाई सेल्स कैसे होगी, अगर ये काम नहीं करेगा तो भाई प्रॉफिट कैसे होगा। तो आपको ऐसे एक इंटर रिलेशनशिप बना देना है। एट लास्ट आपको एक चार्ट बना देना है कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या पोजीशन है, एंड उस चार्ट को नोटिस बोर्ड पे लगा देना है ताकि कोई कन्फ्यूजन अब आगे
हो ही ना। क्लियर? ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लिया और उसका नेचर समझ लिया, ये भी समझ लिए कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लेकिन वो दिखता कैसा है। तो देखिए उसके 5 क्लासिफिकेशन है। लीनियर होता है एक, तो एक फॉर्मल होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक फंक्शनल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फ़िलहाल से इस वीडियो में मैं आपको लीनियर समझाऊंगी, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। तो ये जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप देख लीजिए इसका डायग्राम। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन देखिए ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ये है। क्लियर? देख लिया आप। तो ये जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड ये बहुत पुराना है, ठीक है। और इसे बहुत साल आर्मी में भी यूज़ किया गया था, इसीलिए इसे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है टॉप लेवल को, समझ आया? टॉप लेवल को बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है एंड पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन में बांटी जाती है टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक पावर दिया जाता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसीलिए ना इसको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। समझ आया आपको? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सबसे ज़्यादा पावर आपको टॉप लेवल के पास देखने मिलेगा एंड सबसे कम पावर आपको बॉटम लेवल के पास देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसे डिपार्टमेंट में बांटा गया है एंड हर डिपार्टमेंट का बाद में एक हेड बना दिया जाता है एंड ये जो हेड है ना, ये अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ठीक है। उन्हें पावर दिया जाता है कि आपको अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है एंड देन उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट में बांटा गया है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को ना डिपार्टमेंट में बांटा गया है, इसलिए इसे हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसे आप देखिए यार, ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। आपने समझा ऑलरेडी, और ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, बताओगे क्यों? मैंने बताया ना ऊपर, क्यों लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पावर स्ट्रेट लाइन में बांटा गया है टॉप से लेके बॉटम तक। तो सबसे ज़्यादा पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। इसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर एंड देन ना 3 डिपार्टमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स। एंड इन डिपार्टमेंट के कुछ हेड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ये दोनों हेड हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये दोनों हेड हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के एंड ये दोनों हेड हैं सेल्स के, ठीक है। एंड इनके नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है। समझ गए आप? तो ये है कहीं ना कहीं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इम्पॉर्टेंट है यार, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। ये जो नीचे वाला है ना, ये मैंने आपको ओरली अभी अभी समझाया, बट ये 2 लाइन आपको समझना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल हो, ठीक है। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ स्मॉल हो एंड आपको उतना ज़्यादा झंझट नहीं है, एम्प्लॉयज़ कम है, तब आप ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। क्लियर है? अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको सब कुछ समझ आया है, मेक श्योर टू लाइक। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।